ओके। सो ये है हमारी हिंदी की मैराथन वीडियो है। ओके। केवीएस, जेएसए या स्टेनो के आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए ये वीडियो है। ओके फाइन। तो केवीएस में हमारे को पहले हमें सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमें गद्यांश देखना है, और ये गद्यांश आपको एग्ज़ाम में ही मिलेगा, इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अलग से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके। देन नेक्स्ट वी हैव इज, हमें क्या करना है, तत्सम तद्भव करना है। ओके। देन वाक्य, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी नॉर्मली सब बच्चे कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीता गाना गाता है। अब सीता किसी लड़की का नाम ही होएगा, तो गाना गाता है, तो गाता है थोड़ी आएगा, सीता गाना गाती है आएगा। वो ही उसमें आता है शुद्ध शुद्ध अशुद्ध वाक्य में। तो वो आप कर लोगे आराम से। ओके। हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, देखो। एक चीज़ हमें देखनी है तत्सम एंड तद्भव। ओके। देन नेक्स्ट वी हैव इज संधि विच्छेद। देन अलंकार, समास, वचन, लिंग। ओके। सो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स करवाऊंगी। कौन कौन से? तत्सम तद्भव, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन और लिंग। ओके। अब आप बोलोगे मैम ये जो टॉपिक्स है वो कैप्स में जैसे आपका आ गया पर्यायवाची, ठीक है, और हो गया हमारा विलोम शब्द, मुहावरे। ओके। देन वी हैव इज अशुद्ध नहीं, अनेकार्थी। देन वाक्यों के लिए एक शब्द। अब ये क्या होता है, आप कितना भी याद कर लो, आपको पेपर में जो आना है ज़रूरी नहीं है वो ही आए जो आपने याद किया है। ओके। सो इसमें हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, पर्यायवाची। सो ये टॉपिक्स जो है हमारे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे। ओके। और ये हो गया मेरा अनेकार्थी, वाक्य के लिए एक शब्द। इनमें क्या होता है बेसिकली, देखो ये सारी चीज़ ना आपको याद करनी होती है, और ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है बेसिकली, हमारा टाइम वेस्ट भी होता है एक तरीके से, हम बहुत सारी चीज़ें याद करके चले जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में वहीं से पूछा जाए जहाँ से आप याद करके जा रहे हो। ओके। तो इसमें हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए, हमें कैसे इसको लेके चलना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली आप क्या करो, यूट्यूब वीडियोज़ होती है बहुत सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो चैनल मेरे को सही लगता है, ब्लैक बोर्ड करके नाम है उनका, ठीक है, वो उनमें आप देख सकते हो पर्यायवाची वगैरह। आप एयरडॉप्स लगाओ कान में और स्टार्ट कर दो, ठीक है। वीडियो आप काम करते रहो, अपना कोई भी काम कर सकते हो, साथ साथ आप सुनते रहो, बस सुनते रहो, ठीक है। जो आपकी लिसनिंग स्किल होएगी ना, तो आपको सुन सुन के वो चीज़ याद हो जाएगी। एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया हद से ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो अगर आपको याद भी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ याद नहीं है कि इसका पर्यायवाची ये है, बट अगर आपने सुना हुआ होएगा ना, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में स्किप करेगा, आपके दिमाग में आएगा कि यार इन चारों में से ये वाला ऑप्शन मैंने देख रखा है, यही है। मतलब थोड़ा-थोड़ा जो हमारे को हिंट मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज़ सब याद करने से कोई फ़ायदा तो वैसे भी नहीं है। ओके। सो ये सारी चीज़ें जो विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह है, वो आप यूट्यूब से कर सकते हो। ओके। तो मैं आपको कौन-कौन से टॉपिक्स करवाऊँगी जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, जैसे संधि हो गया, अलंकार, समास, वचन, लिंग, ठीक है। और ये हो गया हमारा तत्सम तद्भव, और एक हो गया हमारा बस, ठीक है। तो मैं आपको ये सारे टॉपिक करवाऊँगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो कल आपका एग्ज़ाम है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगी कि आप कल का एग्ज़ाम अच्छे से कर पाओ। ओके। ये सिर्फ आपकी रिवीजन वीडियो, होप्स आपने अभी तक ये कंप्लीट कर लिया होगा। फाइन। सबसे फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ तत्सम एंड तद्भव। अब तत्सम क्या होते हैं बेसिकली, वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो हम सीधे संस्कृत से ले लेते हैं। जो सीधा संस्कृत से वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य, पुत्र, वायु, अग्नि, ठीक है। ये सारे हमने सीधा संस्कृत से ले लिए। तो जो शब्द हमने संस्कृत से सीधा सीधा लिए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, और उन्हें हम शुद्ध शब्द भी कहते हैं। ओके फाइन। देन नेक्स्ट वी हैव इज तद्भव। ना तद्भव क्या होता है, अब जो
शब्द हमने संस्कृत से लिए है, बट उनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी, थोड़ा परिवर्तन कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया और उनसे कोई नए शब्द बना लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव। अब देखो दोबारा मैं बताती हूँ, तत्सम क्या होता है, तत्सम वो होता है जो आपने सीधा सीधा संस्कृत से लिया है, ठीक है, और तद्भव क्या होता है जो संस्कृत से तो लिया है बट संस्कृत की मॉडिफिकेशन करा है, संस्कृत को मॉडिफाई करके आपने वो वर्ड बनाया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। तद्भव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत में हम आग को क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, ठीक है, तो अग्नि से आग का वर्ड निकला है, संस्कृत के वर्ड से ही हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया वर्ड निकाला है, ठीक है, तो उसको ही तद्भव कहते हैं और इन्हें हम अशुद्ध शब्द भी कहते हैं। ओके, अब थोड़े ट्रिक्स देख लेते हैं, अब कैसे कैसे आपको तत्सम है या तद्भव है ये पता लगेगा। ओके, सो जब आपके ऐसे वाला क्षत्रिय वाला श आए, ठीक है, किसी भी वर्ड में क्षत्रिय वाला श आए तो वो क्या होएगा, वो होएगा तत्सम, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्षत्रिय, लक्ष्य, ठीक है, तो ये क्या है, तत्सम है। और जब आपको किसी वर्ड में आ रहा है ये वाला शा, ठीक है, इसका आपको बोला है कि इसका तद्भव क्या होएगा, तो उस वर्ड में आपको क्या लगा देना है, या तो ख लग जाएगा या आपका छ लग जाएगा। ओके, वही उसका क्या बन जाएगा, गिव मी अ सेकेंड, दोबारा मैं बताती हूँ। जो ये वाला श है ये है तत्सम, ये किसी वर्ड में आता था वो वर्ड क्या हुआ, तत्सम हुआ, जैसे हमारे लक्ष्य में ये आ रहा है तो ये हो गया तत्सम, ठीक है, क्षत्रिय में ये आ रहा है तो ये भी हो गया तत्सम। एक तो क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि इनमें से तत्सम कौन सा और इनमें से तद्भव कौन सा है, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं। दूसरे टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपका ये तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होएगा, ठीक है, तो तत्सम और तद्भव, अगर ये वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये तत्सम है या ये तद्भव है, तो आप आराम से बता दोगे, श देख के इसमें श है वो तत्सम होएगा। पर जब आपको चेंज करना होएगा उसको तद्भव में, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे भी ये वाला श होएगा वहीं पे आप क्या कर दोगे, उसको तद्भव बनाने के लिए ख या छ में चेंज कर दोगे। आपको ऑप्शन में से देख के पता लग जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, जब ये वाला श आएगा, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर ये वाला श आता है तो वो वर्ड तत्सम होएगा, क्या होएगा, तत्सम होएगा। ओके, और किसी भी वर्ड में स आता है तो वो क्या होएगा, वो होएगा तद्भव, ठीक है। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर श आता है तो वो होएगा तत्सम, स आता है तो वो होएगा तद्भव। बट अगर हमें कोई तत्सम शब्द दे रखा है, ठीक है, और उसे बोला है कि इसको तद्भव में चेंज करो, तो उस वर्ड को हम कैसे करेंगे, उसमें स लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल श्वसुर, ठीक है, श्वसुर हमें दे रखा है, ये बोला है कि ये तत्सम शब्द है, गिव मी अ सेकेंड, बोला है कि ये है, 2 मिनट, या ये है तत्सम है और इसका आप तद्भव फॉर्म बताओ, तो आप क्या करोगे, श की जगह मैंने आपको क्या बताया, जब तद्भव में चेंज करना होगा तो आप स लगा दोगे, तो वही हुआ है यहाँ पे, आपने यहाँ पे ससुर कर दिया, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज, जहाँ पे भी व आएगा, व जैसे वर्षा वाला व, विवाह वाला व, जहाँ पे भी व आएगा वो होएगा तत्सम, जहाँ पे ब आएगा वो होएगा तद्भव। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। अगर और एक और एग्जांपल, अगर हमें तद्भव दिया है, हमें ससुर दिया है, ठीक है, हमें ससुर दिया है और हमसे पूछा इसका तत्सम क्या होएगा, तब आपको मतलब तद्भव दिया है तो आपको तत्सम में चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, श लगाना पड़ेगा। ओके फाइन, तो हम क्या देख रहे थे, व और ब, ठीक है, तो व जहाँ पे होता है वो होता है तत्सम, ब जहाँ पे होता है वो होता है तद्भव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्षा, यहाँ पे व आ रहा है तो ये क्या होएगा, तत्सम होएगा। ये क्या हो रहा है, बरसात, यहाँ पे क्या आ रहा है, ब आ रहा है तो ये क्या होएगा, तद्भव होएगा, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ है, अगर आपको तत्सम दिया हो जिसमें व हो तो आप उसमें ब लगा दोगे, और अगर आपको तद्भव दिया हो जिसमें ब हो तो आप उसमें व लगा दोगे, ठीक है।
ओके, देखो अब ये हमारा आता है, जब हमारा ये आए श्रृंगार वाला श आए, ठीक है, तो वो हमेशा जिस भी किसी भी वर्ड में अगर ये आए श्रृंगार वाला, तो आप क्या करोगे, वो वर्ड क्या होएगा, वो वर्ड होएगा तत्सम। क्या बोला मैंने, किसी भी वर्ड में अगर श्रृंगार वाला श आए तो वो वर्ड होएगा तत्सम, ठीक है। और जो अगर हमें उसे तद्भव बनाना होगा तो हम उस वर्ड में स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रृंगार, ऐसे ही हमने इसको चेंज करना था, तद्भव में हमने क्या लगा दिया, सिंगार, ठीक है। अब देखो किसी भी उसमें विसर्ग होएगा ऐसे वाले, इसमें 2 डॉट होएगी किसी भी वर्ड में, तो वो क्या होएगा, तत्सम होगा। ओके, ठीक है। अब किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में अगर श आता है तो वो वर्ड क्या होएगा, वो हमेशा तत्सम होएगा। जैसे अष्ट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तत्सम, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसमें अष्ट वो श ये वाला नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, तद्भव। ओके, देन जब भी किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में आधा र आएगा, आधा र, तो वो तत्सम होगा, ठीक है। अब आधा र कैसे लगता है, आधा र ऐसे लगता है, देखो जैसे ये द लिखा हुआ है ऐसे करके ये आधा र होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आधा र आएगा वो वर्ड क्या होएगा, तत्सम होते हैं, ठीक है। अब 90%, गिव मी अ सेकेंड, 90% क्या होता है, जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द अ और आ से शुरू होते हैं वो तत्सम होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, मैं आपको इसको समराइज़ कर देती हूँ, ठीक है। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देखो जिसमें ये वाला श आ रहा है, ठीक है, व आ रहा है, ठीक है, श आ रहा है, ठीक है, ये वाला षटकोण वाला श आ रहा है, ठीक है, और ये श्रृंगार वाला ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। और जो अ या आ से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, वो सारे क्या हो गए, ये सारे वर्ड होएंगे तत्सम। दोबारा मैं लिखती हूँ, गिव मी अ सेकेंड, ये श ये वाला, ये वाला, ये हो गया व श्रृंगार वाला ऐसे वाला, ठीक है। और आधा र, आधा र जिसमें आएगा, ठीक है। और हमारा हो गया अ और आ से जो वर्ड स्टार्ट होएंगे वो सारे क्या होएंगे, ये सारे वर्ड होएंगे तत्सम। ओके, फाइन। तद्भव क्या होएगा, जिस वर्ड में ख आ रहा है, ठीक है, छ आ रहा है, ठीक है, और स आ रहा है। नहीं, देखो आप एक चीज़ याद करो, यहाँ से एक ट्रिक याद आई मेरे को, बस आप यही वर्ड तत्सम वाले वर्ड्स याद रख लो। पता है कौन कौन से, श, व, ये वाला श, आधा र, और जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं अ और आ से, और एक होता है हमारा श्रृंगार वाला ऐसे करके। बस आप ये याद रख लो, जिस भी वर्ड में, जिस भी शब्द में ये सारे वर्ण आएंगे, ये सारे लेटर्स आएंगे, वो सारे वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो सारे वर्ड हो जाएंगे तत्सम, और जिसमें नहीं आएंगे वो तद्भव हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप ये याद कर लो, ओके। और जिसमें विसर्ग आएगा वो भी क्या होएंगे, तत्सम ही होएंगे। देन नेक्स्ट भी, अब देखो कारक आपके टॉपिक में नहीं है, पर यहाँ पे जो आपका एक समास आता है उसमें तत्पुरुष समास जो होता है उसमें आप उसको पढ़ने के लिए आपको कारक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली किसी कार्य को करने वाला जो बेसिकली क्रिया की भूमिका निभाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। इसको हम परसर्ग भी कहते हैं, किसको, कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं, ओके। 8 टाइप के, 8 प्रकार के 8 प्रकार के कारक होते हैं, ओके।
कर्ता कारक कर्म करण संप्रदान संबंध आपदान अधिकरण और संबोधन। ठीक है, कर्ता क्या होता है? बेसिकली जो काम कर रहा होता है, जो कार्य करता है। कार्यकर्ता वो होता है जो कार्य को करता है, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें ने आता है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आज अमन को मारा। टीचर ने। ठीक है, ओके। तो जहाँ पे भी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, कर्ता कारक जहाँ पे भी होएगा वहाँ पे सेंटेंस में ने आएगा। ओके। कर्म कारक क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, वहीं पे कर्म कारक होता है। अब आप ये डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। बेसिकली जिसमें भी को आएगा, जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में को आएगा वहाँ पे आ जाएगा कर्म कारक। अब आप बोलोगे मैम ये जो सेंटेंस लिखा है, राम ने रावण को मारा, मैम यहाँ पे तो ने भी आ रहा है, यहाँ पे कर्ता कारक क्यों नहीं होएगा? अब आप एक ट्रिक याद रखो, जो भी लास्ट में आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पे को आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पे कर्म कारक हो गया। याद करते ना हम, कर्ता ने कर्म को, अब करण से आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये वाला कौन सा कारक होता है? जिस रूप से हमें क्रिया के करने के साधन, बेसिकली मीडियम का पता चले। ठीक है, किसके थ्रू कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, से। ठीक है, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाए, बेसिकली मीडियम बोला जा रहा है कि इस मीडियम से हम ये काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रिक याद रखो, विभक्ति चिन्ह क्या होता है यहाँ पे? से और के द्वारा, से और के द्वारा। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ओके, अब अगर हम गिव मी अ सेकेंड, अगर हम ये देखते हैं, ओके सो अगर हम ये सेंटेंस देखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, यहाँ पे ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है। ठीक है, पर हमने क्या ट्रिक बताई थी कि हम लास्ट का देखते हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है? से। तो यहाँ पे क्या होएगा? करण कारक। ओके, संप्रदान, संप्रदान से याद रखो दान देना। ठीक है, अर्थ देना, इसका अर्थ क्या होता है? देना। जब वाक्य में किसी को कुछ देने की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? के लिए और को, के लिए और को। फॉर एग्जाम्पल, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी अमन के लिए खाना लाओ। ठीक है, के लिए। ठीक है, हम किसी को कुछ देने की बात कर रहे हैं, के लिए। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। ठीक है, कुछ दिया, दान दिया, मतलब देने की बात जहाँ पे हो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आपादान कारक। आपादान कारक में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे भी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से अलग होने का जहाँ पे बोध हो, आपको ऐसे लगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? आपादान होता है। संप्रदान मतलब दान देना, आपादान मतलब दूर होना, आपादान दूर होना। ठीक है, अब हम दोबारा रिवाइज करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से, आपादान से। यहाँ पे अब करण से भी है और आपादान से भी है। करण से क्या बताता है? किस चीज़ के थ्रू, बेसिकली ये मध्य वो होता है ना, मीडियम जिसे हम कहते हैं, किस चीज़ के द्वारा काम हो रहा है वो बताता है। और जो आपादान होता है उसमें से बताता है कुछ अलग होने को, कि इससे अलग हो गया ये। ठीक है, अलग होने को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, राम बिल्डिंग से गिर गया। ठीक है, बिल्डिंग और राम अलग हो गए बिकॉज राम बिल्डिंग से गिर गया। चंद्रमा सूर्य से दूर है, चंद्रमा एक हो गई और दूसरा हो गया सूर्य, दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, अलग है। ठीक है,
अब संबंध कारक क्या होता है, जहाँ पर आपको अपनापन दिखे ना। ट्रिक बेसिकली इसकी क्या है कि आपको अपनापन दिखे, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ अपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आए, वहीं पे हो जाएगा संबंध कारक, जहाँ पे आपको संबंध दिखे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है बाइक, पूजा की है। की है, किसकी है? पूजा की है। ठीक है। वह सुनील का घर है। ठीक है, किसका घर है? सुनील का घर है। तो इनमें अपनेपन की चीज़ सुनाई दे रही है कि ये मेरी बाइक है, ये पूजा की बाइक है, ये सुनील का घर है। ठीक है, तो संबंध दिख रहा है इसमें, इसलिए इसमें संबंध कारक होएगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज अधिकरण कारक। अधिकरण के लिए क्या होता है, बेसिकली आधार का बोध हो, आधार। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं इसमें आपके में और पर। ठीक है, और आपको जहाँ पे भी अधिकरण कारक होएगा ना, वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ऐसे शब्दों का यूज़ होता हुआ आपको दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, मछलियाँ पानी में रहती है, में। ठीक है, मछलियाँ पानी में रहती हैं। राम ने, यहाँ पे ने, हम तो लास्ट वाला देखते हैं हमेशा। ठीक है, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, बीच में। राधा के घर के अंदर, अंदर शब्द आ गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए और को आपदान से संबंध का के की आपदान में पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, संबोधन हे अरे। देखो इनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, जहाँ पे भी आपको अरे, हे, अजी ये सारी चीज़ें दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या होएगा, संबोधन कारक होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे रमेश क्या कर रहे हो। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है ना, ऐसा वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे भी आता है वो उस किस में आता है, संबोधन कारक में आता है। हे भगवान मैं क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हे आ गया, यहाँ पे अरे आ गया। तो एक बार हम सब रिवाइज कर लेते हैं, हमने कारक में अभी तक क्या क्या पढ़ा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को आपदान से संबंध का के की नानेरी। ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक है, और अधिकरण में भी अंदर, बाहर, ऊपर ऐसे शब्द भी आते हैं। ठीक है, इसमें ओके एंड संबोधन हे अरे। तो ये हो गया आपका रिवीजन, किसका, कारक का। अब तत्सम तद्भव का भी दोबारा रिवीजन करते हैं, जहाँ पे श ये वाला। ठीक है, और ये हो गया श्रृंगार वाला, और क्या आपका आधा र, और अ और आ से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तत्सम होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलंकार। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अलंकार क्या होता है, किसी भी काव्य की या वाक्य की जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं अर्थ अलंकार, और जो शब्द के आधार पर अलंकार होते हैं वो होते हैं शब्द अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार क्या होते हैं। अर्थ अलंकार बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वी हैव इज उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार को आप कैसे पहचानोगे एग्ज़ाम में, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा साइन मिले, ऐसे साइन के साथ सा, से, ठीक है, और सी मिले, डैश वाले साइन के बाद सा, से, सी मिले जहाँ पे भी आपको, तो वहाँ पे आपका क्या होएगा, उपमा अलंकार होएगा। कौन सा अलंकार होएगा, उपमा अलंकार होएगा।
ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रूपक अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले हम ना उपमा अलंकार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर कमल सा कोमल है, कमल सा, यहाँ पे डैश विद सा आया, तो ये कौन सा हो गया, उपमा अलंकार हो गया। रूपक में क्या होता है, डैश तो होती है बीच में, पर सा से सी नहीं होता। क्या नहीं होता, डैश होती है पर सा से सी नहीं होता। एग्जाम्पल, चरण कमर बंधु हरिराई। ठीक है। उपमा में क्या होता है, उपमा में हमारा होता है डैश विद सा से, और ये हो गया हमारा सी। वेयर एज रूपक में क्या होता है, डैश विदाउट, इन सब के बिना होती है। ओके, दो तो हमें ऐसे ही याद हो गए। उत्प्रेक्षा, ये क्या लिखा है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, बेसिकली उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट ओके, ठीक है। जिस भी वाक्य में मनु जनु मनु मानो जानो ज्यो त्यो आता है, तो वो वाले शब्द, वो वाले वाक्य कौन से होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। उसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेत्र मानो कमल है, मानो, ठीक है, तो इसकी क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। देन हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति मतलब बहुत ज़्यादा, बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, जब भी आपको लगे कि बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ बता रहे हैं, तो वहीं पे आपका आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, और एक हो गया आपका, देखो, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब आपकी जो थिंग्स होती है ना, फॉर एग्जांपल जो आपकी लिविंग थिंग्स होती है, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उसको आप ह्यूमन बिहेवियर की तरह वो करते हो, क्या कहते हैं उसको, भावनाओं वर्णन होता है। ठीक है, जब प्रकृति की जो चीज़ें होती है उनमें मानवीय भावनाओं के आने का वर्णन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब फूल क्या सच्ची में हंसते हैं, नहीं हंसते ना, ह्यूमन हंसता है, इंसान हंसता है। ठीक है, तो यहाँ पे करा जा रहा है, जो ये फूल है, जो एक प्रकृति की चीज़ है, उसको मानवीय भावनाओं के साथ उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वो क्या होएगा, मानवीकरण अलंकार होएगा। ठीक है, अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, देन हमारा हो गया अतिशयोक्ति, ओके, देन हो गया मानवीकरण। ठीक है, अब देखो, उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें डैश के साथ, दोबारा मैं बताती हूँ, उपमा अलंकार क्या होता है, डैश के साथ सा से सी आता है। ठीक है, रूपक क्या होता है, डैश के साथ सा से सी नहीं आता। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, मनु जनु मानो जानो ज्यो त्यो, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। अतिशयोक्ति में किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना आपका अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इज मानवीकरण, जब हम प्रकृति की चीज़ों को मानव की तरह दर्शाते हैं जिस उसमें, तो उसमें क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ये 5 टाइप के होते हैं, ये 5 क्या होते हैं, अर्थ अलंकार। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले अनुप्रास, यमक, और एक होता है श्लेष। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो आपके वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब लेटर, जैसे ABCD होती है, ऐसे ही हिंदी में क ख ग होते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, जब वो बार बार रिपीट हो, तो वहाँ पे क्या होएगा, अनुप्रास अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, मधुर मुस्कान मनोहर, म
और म। ठीक है, यहाँ पे वर्ण रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होएगा, अनुप्रास अलंकार होएगा। यमक में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आए। जिस सेंटेंस में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अनेक अर्थ देता है तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आ गया, यहाँ पे काली घटा का मीनिंग अलग है और घमंड घटा का यहाँ पे मीनिंग अलग है। नेक्स्ट वी हैव इज श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओके, श्लेष अलंकार क्या होता है, बेसिकली श्लेष अलंकार में ये होता है कि आपको इसमें क्या देखना है, एक ही शब्द होता है, ऐसा नहीं है शब्द रिपीट होते हैं, बट इसमें अर्थ अनेक होते हैं उसी शब्द के। बट कई बार क्या होता है, श्लेष अलंकार में शब्द भी रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है, पानी 1 बार, पानी 2 बार, पानी 3 बार, तो इंसान कंफ्यूज जाता है कि ये यमक है या ये श्लेष है। तो सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने यूटिलाइज़ करी है जब मेरे को पता नहीं लगता था कि ये यमक है या श्लेष है। तो जो ज़्यादा लंबा सेंटेंस होएगा ना और उसमें शब्द रिपीट हो रहे होएंगे तो वो श्लेष होएगी। जो थोड़ा छोटा सेंटेंस होएगा उसमें वर्ड रिपीट हो रहे होएंगे तो वो क्या होएगा, यमक होगा। ये ट्रिक 90% काम करती है, 10% नहीं करती। ओके, मैं आपको वो पहले ही बता देती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज समास। ठीक है, समास क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। ठीक है, पहले हम 3 टॉपिक अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी हम वो रिवाइज करेंगे। ओके, श श, ये वाला श, ऐसे ना आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अधर, अ और ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं तत्सम। उसके बाद हमने देखा कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, और यहाँ पे के द्वारा। ओके, देन संप्रदान के लिए को आपादान से संबंध का, के, की, नारे, नाने, नी, न और रारे री। ठीक है, देन गिव मी अ सेकेंड। ओके, संबंध का, के, की, देन अधिकरण में, पर। ओके, और लास्ट वी हैव इज संबोधन। ओके, हे अरे जिसमें आता है, गिव मी अ सेकेंड, हे अरे। तो ये हो गए हमारे कारक। अब हम रिवीजन करते हैं अलंकार की। अलंकार बेसिकली, अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं, अलंकार 2 टाइप्स के होते हैं, एक अर्थ अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार। ठीक है, और अर्थ अलंकार होते हैं 5 टाइप्स के। सबसे पहला होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं, उसमें डैश के साथ स आता है। ओके, देन उसके बाद हमारा सेकंड होता है रूपक अलंकार। उसमें क्या आता है, रूपक में बेसिकली आता है हमारा डैश विदाउट सा से सी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसमें क्या होता है, उसमें वर्ड में आता है मानो, मनहु, जानो, जनहु, त्यो, दियो, ऐसे करके उसमें वर्ड्स आते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार। गिव मी अ सेकेंड। अतिशयोक्ति अलंकार आता है, उसमें हम क्या देखते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीज़ को बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वी हैव इज़ मानवीकरण। मतलब जो प्रकृति की चीज़ें होती है ना, इन्वायरमेंट के जो थिंग्स होते हैं इन्वायरमेंट में, उनको हम ह्यूमन नेचर के साथ डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको ह्यूमन मतलब
मानवीय भावना शो करते हैं। ओके, और अब नेक्स्ट टॉपिक है वी हैव इज समास। समास क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में लिखने को समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर मतलब रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी मतलब हथकड़ी। ओके, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव में कोई भेद नहीं थे। उसके बाद हमने पढ़ा कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? बताओ, कारक क्या होते थे? 8 भेद। ओके, फिर हमने पढ़ा अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। ठीक है, और अर्थ अलंकार में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और हमारा हो गया मानवीकरण। शब्द अलंकार में 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और लास्ट कौन सा होता है? श्लेष। ठीक है, ऐसे ही समास में कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, सबसे पहले अव्ययभावी अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास बेसिकली इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है प्लस ये एक वर्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड होएगा वो प्रधान होएगा, वो मेन इम्पोर्टेंट होएगा जिस समास में, वो होएगा अव्ययभावी समास। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। ओके फाइन। ट्रिक क्या है? अगर शब्द में उपसर्ग हो, अब उपसर्ग क्या होता है? प्रीफिक्स कहते हैं। गिव मी अ सेकंड। जिसमें प्रीफिक्स होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं उपसर्ग को प्रीफिक्स। ठीक है, उपसर्ग बेसिकली जो वर्ड के आगे आता है, जैसे आ जन्म में आ आगे है, फिर जन्म अलग है वर्ड। ठीक है, तो आ जो वर्ड से आगे लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो वर्ड के बाद लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द में क्या हो? उपसर्ग हो, वहाँ पे अव्ययभावी समास आ जाएगा। एक तो ये होगी, एक पॉइंट आप अव्ययभावी समास का ये याद रखना। सेकंड आप याद रखना, बीच में डैश है। देखो, बीच में डैश तो है, बट रातों रात और रात रिपीट हो रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। जब वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है, अगर किसी वर्ड की पुनरावृत्ति हो मतलब रिपीटेशन हो, तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। अब हमने क्या 2 पॉइंट देखे? एक पॉइंट तो होता है कि अव्ययभाव समास में उपसर्ग होता है, और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि वर्ड की रिपीटेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि बीच में डैश आए तो वो द्वंद्व समास ही है। ठीक है, अव्ययभावी भी हो सकता है जब दोनों वर्ड सेम हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब ये प्रधान पहला दूसरा, ये आपको समझ में नहीं आएगा और नहीं आपको चीज़ें याद रहेगी। मेन चीज़ आप ट्रिक याद करो, अव्ययभावी में उपसर्ग होएगा और सेकंड चीज़ क्या होएगी? वर्ड रिपीट होएंगे। ठीक है, चाहे बीच में अगर डैश होती है और दोनों वर्ड रिपीट होते हैं तो वहाँ पे क्या होएगा? अव्ययभावी समास। ठीक है, और अगर बीच में डैश है, ऐसी डैश है और दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, क्या है? दोनों एक दूसरे के विलोम है। और दूसरी चीज़, अगर हम उनको अलग करते हैं, उनका विग्रह करते हैं, तो वो उनमें और छुपा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं अब हम। द्वंद्व समास में क्या होता है? अव्ययभाव मैंने आपको बता दिया, उपसर्ग होता है उसमें और वर्ड रिपीटेशन होती है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी मेन ट्रिक आपकी ये है, बीच में ऐसे डैश होएगी। अब आप कहोगे मैम अव्ययभावी में भी एक वर्ड में रातों रात में डैश थी, बट रातों रात और रात रिपीट हो रहा था, वो इसलिए अव्ययभाव हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास का मेन ट्रिक होता है कि बीच में डैश है तो वो द्वंद्व समास होएगा। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, दोनों एक दूसरे का विलोम होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड चीज़ इसमें आपको ये देखनी है कि जब अगर हम उन्हें अलग करते हैं तो उनके बीच में और आएगा। अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे। बेसिकली तो आप डैश याद रखो, जहाँ पे डैश आ रही है और रिपीटेशन नहीं हो रही तो वो द्वंद्व समास है, बस इतना याद रखो। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण, अगर हम इन दोनों को अलग करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? राधा और कृष्ण। और आ गया, राधा कृष्ण का विलोम है, सेकंड कंडीशन भी हो गई, और बीच में डैश भी है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। नर और नारी, ठीक है, नर और नारी, इसमें और छुपा हुआ है, वैसे हमें समझ में आ गए। गुण और दोष, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। अव्ययभावी में हमने क्या देखा? अव्ययभावी में होएगा उपसर्ग
और दूसरी चीज़ क्या होएगी, रिपीटेशन होएगी। ठीक है। और द्वंद्व समास में क्या होएगा, द्वंद्व समास में बीच में डैश आएगी और रिपीटेशन नहीं होएगी। ठीक है। देन थर्ड वी हैव इज द्विगु समास। ये सबसे इजी समास और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये समास पर्सनली। क्यों? क्योंकि इसको आपको देख के ही पहचान जाओगे। जो इसका फर्स्ट पद होता है ना, जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट पद, पूर्व पद जो होता है इसमें, वो संख्यावाचक होता है, मतलब न्यूमेरिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल तिरंगा, 3 रंग वाला। ठीक है। तिरंगा मतलब 3 रंग होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, 3 आ रहा है, संख्या आ रही है 3। ठीक है। नवग्रह मतलब 9 ग्रह, नव मतलब 9, यहाँ पे भी संख्या आ रही है। दोपहर मतलब 2, यहाँ पे भी संख्या आ रही है। चौगुनी मतलब यहाँ पे भी 4 आ रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे संख्यावाचक होएगा वो द्विगु समास होएगा। अव्ययभावी में क्या होएगा, जहाँ पे उपसर्ग आएगा और सेकंड चीज़ वर्ड की रिपीटेशन होएगी वो अव्ययभावी होएगा। जहाँ पे बीच में डैश होएगा वो द्वंद्व होएगा। और जहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ आएगी, मतलब नंबर समझ में आएगा अगर आपको वर्ड में देगा कितने तिरंगा, नव ग्रह। ठीक है। इसमें आपको नंबर से हो रहे हैं। इसका जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होएगा, जिसमें नंबर्स आएंगे, वो होएगा द्विगु समास। कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय समास में बेसिकली जिसमें आपको विशेषण दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है, तो उसकी विशेषता बता रही है। ठीक है। ओके। ऐसे महाराजा, महान है जो राजा, उसे हम कहते हैं महाराजा। ठीक है। तो राजा कैसा है, महान है, इसमें भी इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ पे विशेषता बताएगी वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा। बहुब्रीहि में क्या होता है, देखो कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण आ जाएगा। ठीक है। ओके। बहुब्रीहि में क्या होता है, बहुब्रीहि में बेसिकली होता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, 2 वर्ड मिलके एक तीसरा वर्ड बना देते हैं और ये तीसरा वर्ड ही प्रधान होता है। प्रधान अभी आपको समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। ठीक है। लंबोदर किसको हम कहते हैं, गणेश जी को। तो लंबो और उदर 2 वर्डों ने मिलकर एक तीसरा वर्ड बना दिया जिसे हम कहते हैं गणेश जी। दशानंद, ठीक है, जिसके 10 सिर हैं, तो उसका हम कौन बोलते हैं, रावण। दशा 10 और आनन मतलब सर, मतलब 10 सर, 2 वर्ड हो गए 10 और सर, इन दोनों ने मिले क्या बना दिया, रावण। तो यहाँ पे बहुब्रीहि होता है। ठीक है। पीताम्बर, हम बेसिकली विष्णु को पीताम्बर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीताम्बर कर्मधारय भी कई बार इनमें। अब आप नीलकंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, तो वो हो गया शिव। अब आप कहोगे मैम ये कर्मधारय में भी तो आ सकते हैं कुछ कुछ वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, कर्मधारय में अगर आपको ऑप्शन में दिया है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास, तो आपको ऑप्शन हमेशा प्रेफरेंस बहुव्रीहि को देनी है। अगर, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो आपको कर्मधारय पे टिक कर देना है। ओके ओके। एंड लास्ट वी हैव इज तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके, सॉरी, दोनों पद नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, बताओ आप, द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं दोनों पद। ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें 2 पदों के बीच में ना कारक चिन्ह आते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कारक आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं तब भी आपको कारक क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो आपको तत्पुरुष समास को समझने में हेल्प करेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को आपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर, और लास्ट वी हैव इज संबोधन हेयरिंग। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, कारक। अब आप एक बात याद रखना, कर्ता और यहाँ पे आपका आ जाएगा संबोधन। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपका संबोधन, कर्ता कारक और संबोधन कारक तत्पुरुष समास में नहीं आते। इनको छोड़कर जितने भी कारक चिन्ह होते हैं
मतलब कर्ता ने हम नहीं देखे, क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ पे छोड़ गए, कर्ता ने हमने छोड़ दिया। कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे हम को देखेंगे कर्म का, करण से। ठीक है। संप्रदान के लिए, यहाँ पे को भी आता है और गिव मी अ सेकेंड, को भी आता है और के लिए भी आता है। ठीक है। आपादान से, फिर हो गया हमारा संबंध काके की। ठीक है। आप, मैं बोल भी रही हूँ, अगर मैं लिख नहीं रही कुछ चीज़ें स्किप कर रही हूँ तो आप मेरी वॉइस भी सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। तो क्या हो गया, संबंध काके की और आपादान में पर, और लास्ट का हमने संबोधन छोड़ दिया, क्योंकि कर्ता और संबोधन कारक हमें छोड़ना है। तो ये सारे कारक चिन्ह, जितने भी ये सारे कारक चिन्ह होते हैं, जिन दो पदों में इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास होते हैं। नहीं आया समझ, दोबारा समझाती हूँ। राजपुत्र, राजपुत्र को अगर हम इसको अलग करते हैं तो क्या होएगा, राजा का पुत्र का। ठीक है। कारक आ गए यहाँ पे, कौन सा, कर्म कारक। ठीक है। ऐसे ही आपको बीच में अगर में पर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग में लोग, ठीक है, तो में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ऐसे ही रानी, क्या नाम है, रानी की पुत्री की आ गया, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ रहे हो आप, जहाँ पे कारक चिन्ह आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे कारक चिन्ह आ रहे हैं कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है संधि। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम ट्रिक से समझेंगे, बिकॉज सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती, हमें सिर्फ लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है जितना हमारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इतनी चीज़ें हम सबको पता है। अब संधि के कितने भेद होते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। तत्सम तद्भव के कोई भेद नहीं होते। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। फिर हमने पढ़ा अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। उसमें अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। और दूसरा हमारे पास शब्द अलंकार के कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, समास। ठीक है। समास के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, संधि, इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ओके। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो स्वरों के मेल से बनी होती है। 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है। स्वर संधि क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि में क्या आता है आपका, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो जिसमें हमारे बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आता है। बड़ा ऊ कौन सा वाला होता है, बड़ा ऊ ये वाला होता है। बड़ी ई कौन सी होती है, ऐसे वाली मात्रा जो होती है बस बड़ी ई कहते हैं। और बड़ा आ तो बाघ और डंडा हमें पता ही है। ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब भी आपको बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ का डंडा दिखे, आ की मात्रा दिखे, वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ मतलब बड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल गिरीश, बीच में देखना है, जब भी हमें शब्दों के बीच में, संधि में आपको जो भी देखना है वो बीच में देखना है। ठीक है। गिरीश, अब यहाँ पे बड़ी ई आ रही है, दीर्घ संधि, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, दीर्घ संधि। ठीक है। गुण संधि में क्या होता है, छोटा आ, नहीं यहाँ पे अ नहीं आता, यहाँ पे आता है छोटा ए और छोटा ओ। जब भी शब्द के बीच में छोटा ए या छोटा ऊ और इसमें ऐसे री की मात्रा आए तो वहाँ पे गुण संधि होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, री की मात्रा आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए की मात्रा आ रही है। ठीक है। या कोई भी आधा वर्ण भी आता है अगर, ठीक है, बीच में अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। यण संधि में क्या होता है, शब्दों के बीच में य,
र, य, र और व से पहले आधा वर्ण हो, वहाँ पे क्या होता है, यण संधि होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अत्याचार, य से पहले आधा वर्ण, अव्यय, य से पहले आधा वर्ण, या त्रा हो ऐसे, तो वहाँ पे क्या होता है, यण संधि होती है। दूसरी चीज़ वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि जिसमें बड़ा ए और बड़ा ओ होता है, वो वृद्धि संधि होती है बीच में। एग्जाम्पल सदैव, मत्तेक। ओके, हो सकता है इसको मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अयदि संधि क्या होती है, 99% इसमें सिर्फ 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी ट्रिक क्या है, बीच में य और व होएगा। ओके, ठीक है, तो इतनी चीज़ें होप सो आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक और, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद, अभी पढ़ेगा ये हम। पहले मैं आपको ना इसकी वो करवा देती हूँ, रिवीजन। श, च, श, ठीक है, और कौन सा होता है हमारा, री वाला, आधा र, और जो आ और आ से शब्द शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, बाकी सारे तद्भव होएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था कारक, कर्ता। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुनते रहना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को आपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। ये हो गई हमारी कारक की रिवीजन। नेक्स्ट वी हैव इज अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला अर्थ अलंकार, दूसरा शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में 5 भेद होते हैं। सबसे पहला अर्थ अलंकार का कौन सा होता है, उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें डैश के साथ सा से सी होता है। फिर आता है रूपक। रूपक क्या होता है, डैश के साथ सा से सी नहीं आता। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उसमें मानो, जनो, जानो, ये सारे वर्ड आते हैं। फिर होता है हमारा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में जब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, मानवीकरण अलंकार। ओके, इसमें क्या होता है, जब प्राकृतिक चीज़ों को हम मानवीय भावनाओं से दर्शाते हैं तो वहाँ पे मानवीयकरण अधिक वो अलंकार आ जाता है। ओके, तो ये तो हो गया आपके अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ण की रिपीटेशन हो रही है। फिर यमक अलंकार, जिसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है पर उसके अर्थ अलग है दोनों बार। और क्या नाम है, श्लेष अलंकार। उसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही, ज़रूरी नहीं है कि उसमें वर्ड रिपीट हो, बट उसमें क्या होता है, एक ही वर्ड होता है पर वो अनेक अर्थ देता है। ठीक है, अनेक अर्थ पर कई बार ऐसा होता है कि श्लेष अलंकार और हमें यमक अलंकार में कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें बेसिकली हम देखें, थोड़ा रिपीटेशन हो रही है वर्ड्स की, पर थोड़ा छोटा सेंटेंस है तो वो होएगा यमक, और जब बहुत बड़ा सेंटेंस है तो वो होएगा श्लेष। ठीक है, ये 90% होता है, 100% मैं इसको सही नहीं कह रही। तो उसके बाद हमारे आगे, ये तो हो गया अलंकार के। देन वी हैव समास। समास क्या होता है, जब बहुत सारे वर्ड्स को हम सब कम शब्द में लिखते हैं तो उसे हम समास कह देते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है अव्ययभावी समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और उसमें क्या होता है, आपको क्या ट्रिक है उसकी, उसमें उपसर्ग होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, वर्ड्स की रिपीटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास, जिसके बीच में ऐसी डैश होती है। उसके बाद हमारा आता है द्विगु समास, जिसके जो उसमें स्टार्टिंग में जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको शो होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कर्मधारय, जिसमें विशेषता बताता है। उसके बाद आता है हमारा बहुब्रीहि, जो 2 शब्दों के मेल से तीसरा वर्ड को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल दशानन, 10 है जिसके सर, वो हो गया हमारा रावण। ठीक है, तो ये तीसरा वर्ड दर्शा रहा है। और हमारा हो गया फिर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिन समासों में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे राजपुत्र, राज का पुत्र, जो का हो गया वो हो गया कारक। ठीक है, तो वो हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है,
अब हमने क्या देखी, संधि देखी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। से दीर्घ संधि में आपका क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। ठीक है, जब भी शब्द के बीच में बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आए तो वहाँ पे क्या होएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, जब भी आपके क्या नाम है, जब भी आपके समास में नहीं, जब भी संधि में आपके बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई आए तो वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे होएगा दीर्घ संधि। वहाँ पे कौन सी संधि होएगी, दीर्घ संधि होएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जब आपके पास छोटा ए या छोटा ओ होएगा। क्या होएगा, छोटा ए या छोटा ओ होएगा, तब वहाँ पे हमारे पास आएगा गुण संधि। ठीक है, तो हमारा दीर्घ संधि हो गया बड़ा, गुण संधि हो गया छोटा। उसके बाद हमारे पास आता है यण संधि। यण संधि क्या होता है, जब आपके शब्द के बीच में र, व और र नहीं, र, य और व, कौन कौन से, दोबारा लिखती हूँ मैं, र, य और आपका व के आगे कोई भी आधा वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे होएगा यण संधि। ओके, उसके बाद आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब बड़ा ए और बड़ा ओ आता है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। उसके बाद हमारा आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, 99% सिर्फ 3 वर्ड नहीं होते और बीच में य और व होता है। दोबारा मैं अब आपको संधि की रिवीजन करवाती हूँ, उसके बाद हम संधि विच्छेद स्टार्ट करेंगे। दीर्घ संधि में आपका क्या होता है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होता है वर्ड के बीच में, मतलब इनकी मात्रा होती है। गुण संधि में क्या होता है, छोटे ए और छोटे ओ की मात्रा होती है वर्ड के बीच में। यण संधि में क्या होता है, य, र और व के आगे आधा वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वृद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ होता है बीच में, और अयादि संधि में 3 वर्ण होते हैं और य और व होता है उनके बीच में। अब हम करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के लिए आप व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का किसी स्वर या किसी व्यंजन के साथ अगर मेल होने से कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन संधि को ही हम हल संधि भी कहते हैं। इतनी चीज़ें हमें बेसिक पता है, बट ये बेसिक चीज़ें कभी एग्जाम में नहीं पूछ जाती, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि संधि विच्छेद करो। जब भी अन की मात्रा होती है ऐसे, तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम म लिख देंगे। जैसे संक्षेप लिखा है तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, म में बदल देंगे। ठीक है, जब भी कोई आधा आधा न, ठीक है, आधा ज, आधा ल, आधा हमारा हो गया द। ठीक है, जब भी ये सारी चीज़ें आएगी तो हम क्या कर देंगे, उसको त में चेंज कर देंगे। जब हमारा ग आएगा वर्ड के बीच में तो हम उसको क में चेंज कर देंगे विच्छेद करते टाइम। जब ड आएगा तो उसको ट में बदल देंगे। ठीक है, जब ज आएगा तो उसे हम च में बदल देंगे। श आएगा उसको हम ईश में बदल देंगे। जब छ ऐसा वाला आएगा तो उसे हम च में बदल देंगे। हम मतलब च को हटा देंगे या जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल विच्छेद लिखा है तो जब हम इसे संधि विच्छेद करेंगे ना, जब इसका तो वी लिखेंगे और हम इसको च को हटा देंगे। ठीक है, और छेद लिख देंगे। अगर हमें ये दे रखा हो, हमसे ये पूछा हो, तो हम बस यहाँ पे च लगा देंगे। उसके बाद जब आपके पास ये हो या ये हो तो आप जो होएगा ये श और स दोनों को पूरी तरह हटा दोगे। जैसे ये यहाँ पे लिखा है कृति, परिकृति, यहाँ पे यहाँ से हमने श हटा दिया हाफ। संस्कार, अब संस ऊपर अन की बिंदी, यहाँ पे माँ आ गया, यहाँ पे सुख, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बस कार लिखेंगे। ठीक है, निष्ठ, अनिष्ठा वाला जब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे स और हम आधा स और था लिख देते हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं आपको इसकी रिवीजन करवाती हूँ और लास्ट भी एक बार देख लेते हैं।
जब ऐसे श होएगा तो यहाँ पे स आ जाएगा। अन की बिंदी होएगी तो आपका क्या होएगा, म में चेंज हो जाएगा। जब भी आधा वर्ण आएगा, न आधा आएगा, ल आधा आएगा, ज आधा आएगा, द आधा आएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर कुछ भी आता है तो वो हमेशा त में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, त में। कभी सेंटेंस के बीच में वर्ड के बीच में ग आता है तो वो किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। कभी वर्ड के बीच में ड आता है तो वो किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। कभी ज आता है तो वो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। कभी श आता है तो वो किस में बदल जाएगा, ईश में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे देवेश, देव, ईश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जब ऐसे छ के साथ च आएगा, ठीक है, तो हम जब हमें संधि विच्छेद करके लिखना हो तो हम छ को हटा देंगे, और जब हमें इनको जोड़ के लिखना होगा तो हम च को जोड़ देंगे। उसके बाद जब आपके पास कभी ऐसे श के साथ क आता है और स के साथ ऐसे क आता है तो इनमें हम दोनों को हटा देंगे, हम सिर्फ जो वर्ड बचे हुए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा होता है जब ऐसे लिखा हुआ होता है निष्ठा वाला तो आप उसको स्थ लिख दोगे, ठीक है, स्थ, ठीक है, ओके। एंड लास्ट वी हैव इज जब हमारे पास ये वाला श होएगा तो वो स में बदल जाएगा, ओके। तो ये तो होगी संधि। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वचन। वचन हमें पता है तब भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या क्रिया की संख्या का बोध करवाता है जो शब्द, उसको ही हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक होना, बहुवचन मतलब एक से अधिक होना। ट्रिक्स क्या है इसमें, जब हम छोटे आ की मात्रा होएगी मतलब कुछ नहीं होएगा तो हम एक ही मात्रा लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, ठीक है। जब ऊ, छोटा ऊ, बड़ा आ और औ की मात्रा होएगी तो हम ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखने से पता लग जाएगी, इतना मुश्किल नहीं होता वचन। तब भी ये ट्रिक्स आप देख सकते हो एक बार अगर आपको इजी पड़े तो, ठीक है। वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, ठीक है। जब आपके पास बड़ा होएगा अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ तो का चंद्र बिंदु लगानी है, पर यहाँ पे आप लड़के लिख रहे हैं, अगर हम लड़का लिखा है, ठीक है, बड़े आ की मात्रा है यहाँ पे, तो अगर हमें इसे वचन बहुवचन बनाना तो हम लड़के कैसे लिखेंगे, लड़के ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। दोबारा लिख के बताती हूँ। अब लड़के हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे एक ही मात्रा लगा देते हैं। जब ई या लड़की तो यहाँ पे लड़कियाँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। अब किसी वर्ड के लास्ट में या लिखा है गुड़िया तो यहाँ पे आपको गुड़ियाएँ नहीं लिखना, गुड़ियाएँ कुछ भी नहीं होता, आपको लिखना है गुड़िया और या के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंसू। अब एक बूंद को तो हम आंसू नहीं कहते ना, जब बहुत सारी बूंदे होते हैं तब उन्हें आंसू कहते हैं, वो हमेशा बहुवचन होंगे। दर्शन, बाल। अब एक बाल को हम बाल कहते नहीं कहते, हम पूरे सर के बालों को भी बाल ही कहते हैं, तो वो बहुवचन। समाचार, प्रजार, लोग। अब एक इंसान तो लोग नहीं होएगा ना, बहुत सारे इंसान ही लोग होएंगे, तो इसलिए ये सारे वो बहुवचन ही रहते हैं। अब और कुछ शब्द होते हैं एक वचनी, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। सिंगुलर इमोशंस जो होते हैं जैसे प्रेम, क्रोध, गुस्सा, वो हमेशा एक वचन रहता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। और जैसे दूध, तेल, पानी, दही, जिनको हम गिन नहीं सकते ना, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा एक वचन होते हैं। इंग्लिश में भी आपको आपने ये शायद पढ़ा होगा, अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर, ओके। अनकाउंटेबल नाउन आर कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ओके। तो अब हमारा आता है लिंग। लिंग में भी हमें पता है जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या बताते हैं, जाति बताते हैं।
व्यक्ति की, उन्हें ही लिंग कहते हैं। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है जो हमारे कभी पेपर में नहीं आने वाली। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपका पूरा लिंग ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ आपको पूछना हो कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो अब आप देखो, मेरा आप पूछोगे तो मेरा तो पुल्लिंग के लिए होएगा ना, तो मेरा किसके लिए यूज़ होता है बताओ आप? मेरा यूज़ होता है पुल्लिंग के लिए। अच्छा किसके लिए यूज़ होता है? पुल्लिंग के लिए। मेरी किसके लिए यूज़ होता है? स्त्रीलिंग के लिए। और ये अच्छी किसके लिए यूज़ होता है? स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। तो आपको क्या पूछना है? ये ट्रिक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की लिंग पता करनी है कि वो पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा, तो आपको क्या पूछना है? मेरा करके या मेरी करके, पहले तो ये पूछना है। तब भी अगर आपको मेरा मेरे से समझ में नहीं आ रहा, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आपको अच्छा अच्छी करके पूछना है। ठीक है, देखो अब आप देखो, बस है, फॉर एग्ज़ाम्पल बस है, तो मेरा बस तो कोई सेंस नहीं बन रहा, मेरी बस, तो ये बस क्या हो गई? ये बस हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, कलम, मेरा कलम, ठीक है, मेरा कलम, मेरा कलम तो कुछ नहीं बन रहा, मेरी कलम। ठीक है, अब इसमें होगी हमें कन्फ्यूज़न, तो हम देखेंगे अच्छा अच्छी लगा के, अच्छा कलम कुछ बन रहा है? नहीं, अच्छी कलम, तो यहाँ पे क्या होएगा? गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या होएगा? ये भी स्त्रीलिंग होएगा। अब आगे चावल, चावल में अगर आप करते हो मेरा चावल तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी चावल तो और भी बेकार लग रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आया, मेरा चावल मेरी चावल, तो इसमें हम अच्छा अच्छी लगा के देखेंगे। तो अच्छा चावल, यहाँ पे तो सेंस बन रही है, अच्छी चावल थोड़ी कुछ होता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया पुल्लिंग। ठीक है, तो अगर आपको मेरा मेरे से समझ में नहीं आता, कभी भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप अच्छा अच्छी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपका पूरा KVS की मैराथन वीडियो फिनिश। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल मल्लिका इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अब क्या सिलेबस था हमारा? गद्यांश, तो सबको गद्यांश बेसिकली हर बच्चा कर लेता है, एग्ज़ाम में कोई सा भी आए, इतना मुश्किल नहीं आता गद्यांश। तत्सम तद्भव कर लिया हमने, शुद्ध अशुद्ध भी सब कर लेते हैं, संधि विच्छेद अलंकार समास वचन लिंग, ये सब हमने कर लिए। बचे आपके अनेकार्थ, गिव मी अ सेकेंड, या तो बचे आपके अनेकार्थी शब्द, एक शब्द वाक्य के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे। इन सब को आपको कैसे करना है? आपको बस यूट्यूब पे आपको देखनी है, वीडियो लगानी है, कान में 2-3 बार सुनना है। आपकी लिसनिंग स्किल, मतलब आप सुनोगे तो आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इनमें से किसी में से, मतलब जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, इन सब चीज़ों में से अगर किसी भी चीज़ में से आपका क्वेश्चन आता है, बनता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, ये तो डेफिनेटली पक्का है। ठीक है, अगर इनमें से एक क्वेश्चन आता है और आपने सुन रखा है ना, आपके लिखने से ज़्यादा ना आपका सुना हुआ आपको याद रहता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है वो हमें समझनी होती है, इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। बट जो चीज़ हमें याद करनी होती है ना, वो मैं प्रेफर करती हूँ, और याद करने वाली भी चीज़ क्या, जो हमें रटनी होती है। ठीक है, अब तत्सम तद्भव, ये सारे संधि विच्छेद अलंकार, इसमें कॉन्सेप्ट हमें समझना था और वही हमें याद करना था। पर पर्यायवाची में क्या होता है, ये हमें रटना होता है कि इसका ये होता है, विलोम इसका ये होता है, इसको ये कहते हैं। तो जो भी रटने वाली चीज़ है ना, वो आप लिखने से ज़्यादा सुनने में प्रेफर किया करो, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाता है। और हम वैसे भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, हमारे को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में से अगर हमने वो थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है ना, तो वो हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ओके, सो बस मेरे को इस वीडियो में इतना ही बताना था। ये हिंदी की मैराथन वीडियो थी, इसमें आपकी कंप्लीट हिंदी फिनिश हो गई है। ओके, सो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ कल का। ठीक।